हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वही एमसीक्यू कराने वाला हूं जो पिछले सालों में आए हुए हैं और इस साल भी आएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके 17 मार्क्स पक्के आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे भाई? क्योंकि 17 मार्क्स के एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक 1 और बुक 2 दोनों से कवर हो रहे होंगे। आगे बात करो, अगर फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11 टीएसपी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मैथ की प्रिपरेशन करनी है तो इसकी वीडियो बना रखे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पृथ्वी के वायुमंडल के विकास के निम्नलिखित चरणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको पता है कि वायुमंडल का विकास धीरे धीरे हुआ है, तो उसके चरण दे रखे हैं विकास के, तो आपको बताना है कि पहले क्या हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों और जलवाष्प का बाहर निकलना, ये पहला चरण दे रखा है। दूसरा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, और तीसरा आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। तो देखो, अगर आपने को पढ़ा है अपने चैप्टर तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ है। उसके बाद पृथ्वी के आंतरिक भागों से गैस और जलवाष्प का बाहर निकलना, ये दूसरा चरण है। और उसके बाद सेकंड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक है ना। तो पहले तीसरा आएगा, देन आपका फर्स्ट आएगा और फिर आपका सेकंड आएगा। ठीक है। तो 3, फर्स्ट और 2 ये सही ऑर्डर, तो यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करें, सेकंड क्वेश्चन, ब्रह्मांड के विकास के निम्नलिखित तथ्यों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पीछे वायुमंडल का था, यहाँ पर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के विकास के बारे में पूछा है आपसे, तो यहाँ पर भी लाइन से लगाना है। तो फर्स्ट यानी बता रखा है परमाणुीय पदार्थ का निर्माण, सेकंड सभी पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर थे, और तीसरा वृत्त विस्तार। देखो, अगर आपको पता है बिग बैंग सिद्धांत के बारे में, तो उसने बता रखा है कि जितने भी पदार्थ से यूनिवर्स आज बना है ना, ब्रह्मांड बना है, वो पहले एक ही पदार्थ के रूप में था, जिसको बोलते हैं एकाकी परमाणु। फिर बाद में उसमें विस्फोट होता है ना। फिर क्या बनते हैं? परमाणुीय पदार्थ बनते हैं। फिर जाके क्या होता है? धीरे धीरे जो है भाई ब्रह्मांड का विस्तार होता है, और आज भी हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। यानी पहले आपका सेकंड आएगा, देन आपका थर्ड आएगा, उसके बाद जो है फर्स्ट आएगा। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाई एकाकी परमाणु तो उसमें विस्फोट होता है, तो फिर क्या होता है भाई? विस्तार देखने को मिलता है अपने को, और फिर परमाणुीय पदार्थ यहाँ पर हमारे बनते हैं। ठीक है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत है? आपको पता होगा दो स्रोत होते हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। किसके बारे में? पृथ्वी के अंदर क्या है, यानी भूगर्भ की जानकारी के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण बल, भूकंपीय क्रियाएं, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं भाई प्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, जिससे हमें डायरेक्ट जानकारी मिल जाती है। लेकिन ज्वालामुखी उद्गार क्या है? ये अप्रत्यक्ष जानकारी, अप्रत्यक्ष स्रोत है, जिससे हमको जो है भूगर्भ की जानकारी मिलती है। आगे बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ प्लेट दे रखी है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे स्थिति दे रखी है, मतलब ये कहाँ पर पाई जाती है। तो नजका प्लेट जो है भाई दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। फिलीपीन जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, और अरेबियन जो है अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग आता है। ठीक है, वहाँ पर आपको अरेबियन प्लेट देखने को मिलेगी। और जो कोकोस है, ये आपको मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच आपको देखने को मिलेगी। ये नजका दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही थी, और कोकोस जो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है, बिल्कुल सही है। तो गलत यहाँ पर कौन सी? फिलीपीन प्लेट है, यानी ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसकी पहचान कीजिए। तो आपको बताना है अपक्षय जो है और भौतिक होता है, रासायनिक अपक्षय भी होता है, जैविक अपक्षय भी होता है। लेकिन क्वेश्चन आया भाई रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय जिन प्रक्रियाओं से भी होता है, तो कौन सा कथन जो सत्य नहीं है इन चारों में से? पहला कथन बोल रखा है कि ये प्रक्रियाएं जो है कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और ये अधिकांश तापीय विस्तारण, दबाव के निर्मुक्त होने का कारण है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ना ही ये कुछ बलों पर निर्भर करती है, ना ही ये दबाव या तापीय विस्तारण, मतलब ये टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है ना, लोड हट रहा है नहीं हट रहा चट्टानों पर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि जब रासायनिक अपक्षय की बात आती है, तो यहाँ पर भाई विलयन की बात होती है, कार्बोनेटीकरण की बात होती है, जल योजन, ऑक्सीकरण की बात होती है, चट्टानों का ये सब हो रहा है। ठीक है, जिससे चट्टान कमजोर होती है। ऑक्सीजन, धरातलीय जल हो गया, मृदा जल और अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा क्या होती है? चट्टान टूट जाती है, चट्टानों का न्यूनीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरा चौथा तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला और दूसरा जो है ये अगर यहाँ पर भौतिक अपक्षय हो रहा होता तो हमारे पहले दूसरे लगभग सही माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन तीसरा चौथा अपना यहाँ पर जो है रासायनिक अपक्षय कंटेक्स्ट में सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है,
तो यानी पहला और दूसरा जो यहाँ पे कथन गलत है। तो विकल्प हमको दे रखा है पहला और दूसरा, यानी सी यहाँ पर हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन और रासायनिक वियोजन को डैश कहते हैं। तो मौसम और जलवायु की वजह से जो सेल है यानी जो चट्टान है ना, उसका अगर यांत्रिक विखंडन हो रहा है, मतलब टूट रही है वो, जिसको भौतिक अपक्ष के रूप में भी कह सकते हैं, तो यार, और रासायनिक तौर पर भी टूट रहा है। रासायनिक ऊपर बता दिया, भौतिक अपक्ष जैसे कि भाई तापमान घट रहा है, बढ़ रहा है ना, तो ये यांत्रिक विखंडन इससे हो जाता है शैलों का। तो क्या कहते हैं इसको, वैसे पता होगा भी आपको, इसको अपक्षय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का निर्माण होता है, कैसे होता है भाई? वायु अपर्दन के द्वारा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपण द्वारा होता है, पर्वतीय ढालों पर अपर्दन के द्वारा होता है, या अपक्षय द्वारा होता है? तो इसका आंसर सिंपल सा है, बी, कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपण द्वारा होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है अपर्दन के थ्रू, तो उसको हम क्या, उससे क्या बनता है भाई अपना स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनता है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर छोटा सा पैसेज दे रखा है, तो पढ़ लेते हैं इसको। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा की स्थिति होगी, वैसे ही जो है हमको टाइड्स यानी ज्वार देखने को मिलेंगे, यानी समुद्र का लेवल हमें हाई देखने को मिलेगा। अब कब कितना देखने को मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि सूरज चंद्रमा जो है पृथ्वी के साथ कैसे अलाइन हो रहे हैं। तो जब तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं ना, कौन तीनों, पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा, तब ज्वारीय उभार जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाला ज्वार आता है, पानी का जो लेवल है बहुत ऊंचा हो जाता है। और ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय और दूसरा अमावस्या के समय। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कौन सा ज़्यादा आता है, तो वृत्त ज्वार यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, मतलब कि कौन सा ज्वार जो है पूर्णिमा या दूसरे अमावस्या के समय आता है, तो वृत्त ज्वार होता है जो कि सबसे ऊंचा होता है। आगे चलें, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो आपको बताना है भाई, कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी। पोर्ट ब्लेयर किसकी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? सबसे दक्षिणी पूछा है, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करें, कुछ विद्यार्थी जो है भ्रमण के लिए वेरीनाग झरना जाते हैं, वहाँ उनको कौन सी नदी प्रवाहित होती दिखाई देगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। काबुल, रावी, सतलुज और झेलम। तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, झेलम नदी जो है उनको वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, ये वेरनाग झरने से ही निकलती है। आगे बात करें, हिमालय प्रवाह तंत्र में अनेक नदी तंत्र आते हैं, आपको पता है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भी होता है, हिमालय प्रवाह तंत्र भी होता है। तो हिमालय प्रवाह तंत्र में बहुत सारी नदी आती हैं, तो हिमालय प्रवाह तंत्र के सही नदी तंत्र का चयन करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है आपको हिमालय प्रवाह तंत्र की नदी कौन सी है, या नदी तंत्र कौन सा है। गंगा है, दक्षिणी गंगा है, ब्रह्मपुत्र और सिंध है। तो भाई आपको बताना पड़ेगा, देखो यहाँ पे गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहला और जो अपना तीसरा है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, आगे बात करें, कथन कारण वाले क्वेश्चन है, बच्चों को हार्ड लगते हैं लेकिन ध्यान से देखना, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। तो अभिकथन दे रखा है कि शीतकालीन मानसून पवनें जो है वर्षा नहीं करती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो तमिलनाडु का तट है वहाँ वर्षा कब होती है, शीतकालीन मानसून वाले टाइम पे ही होती है। लेकिन ध्यान रखना है, लेकिन वो जब चक्रवात बनते हैं शीतकालीन टाइम पे, उस वजह से जो है तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है। कारण क्या दे रखा है, ये पवनें जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, ये भी सही है, ध्यान रखना है आपको। तो दोनों कथन सही है। कैसे कथन सही है भाई, देखो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, दूसरा कारण जो दे रखा है ये भी सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि पवनें जो स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी, क्योंकि ठंड के टाइम पे क्या होता है, जो स्थल वाला हिस्सा होता है वहां पर हाई प्रेशर बन जाता है और समुद्र के पास लो प्रेशर बन जाता है। तो स्थल से समुद्र की ओर ही चलेंगे, क्योंकि पवन जो होते हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही चलती हैं। तो दोनों सही हैं। और स्थल के पास कोई नमी तो है नहीं, जिससे कि जो हवा में भाई पानी भी आएगा, तो इसलिए भाई शीतकालीन जो पवनें हैं वो वर्षा नहीं करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो दोनों कथन सही है, और कथन जो दो है वो कथन एक की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन पहला है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट पर आपको देखने को मिल जाते हैं सदाबहार वन। कारण यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पर सही क्या है, पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। अब तुम्हारे लिए कमेंट में तुमको बताना है, पता चल जाएगा तुम कितना पढ़ते हो।
कि भाई ये तो गलत है भाई, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर, तो कितनी होती है ये तो मुझे कमेंट में बताओगे। अब यहाँ पर ये लवणता के बारे में आपको पैसेज दे रखा है, ठीक है, तो इसको आप खुद पढ़ना है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करूंगा यहाँ पर और बताऊंगा, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर जो आपको देख 33 लिखा है, 37 लिखा है, इसका क्या ना कुछ साइन लिखा है, तो इसको परसेंट मत पढ़ लेना, इसको क्या नहीं पढ़ना तुम्हें, परसेंट नहीं पढ़ना है, बल्कि इसको पीपीटी पढ़ा जाता है, ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड होता है पीपीटी का मतलब, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो आगे चले भाई, इसको तुम खुद पढ़ लेना। देखो, तो निम्नलिखित में से किस महासागर की औसत लवणता सबसे अधिक है? तो ध्यान रखना है, अटलांटिक महासागर की जो औसत लवणता है वो सबसे अधिक है। पैसेज पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो भूमध्य सागर की उच्च लवणता में योगदान देता है? यानी आप जाओगे भूमध्य सागर के पास, तो वहां पर जो है सबसे ज्यादा लवणता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा रीजन क्यों है भाई, हाई लवणता में देखने को क्यों मिलती है, हाई सेलिनिटी हमें देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण दर बहुत ज्यादा होती है, सारी पानी भाप बन जाता है, नीचे क्या रहता है, नमक रह जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है ना, वहां पर आपको हमेशा उच्च लवणता यानी कि ज्यादा लवणता देखने को मिलती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आगे बात करें, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित ना करने वाले कारक की पहचान कीजिए। आपको ये बताना है भाई, महासागरीय जल की जो लवणता है, जो नमकपन है महासागरीय जल के अंदर, कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? वाष्पीकरण, पवन, वर्षण और जलीय जीवों की मात्रा। तो सिंपल सा आंसर है सी भाई, जलीय जीव। जलीय जीव से जो है लवण प्रभावित नहीं होता है, लवणता प्रभावित नहीं होती है, ध्यान रखना है कि महासागरीय जल की। बाकी वाष्पीकरण, पवन, वर्षण इन तीनों से डिसाइड होती है। अगर आपको डिटेल में समझ नहीं है ना भाई चैप्टर, लगभग 1.5 1.5 2 2 घंटे के लेक्चर बना रखे हैं मैंने, उसको तुम प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है, सब कुछ चैप्टर समझ आएगा तुमको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के उद्भव के निम्नलिखित चरणों को काल क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसको भी लाइन से लगाना है, जलमंडल का विकास, स्थलमंडल का विकास, वायुमंडल का विकास और जीवन की उत्पत्ति। तो सबसे पहले भाई क्या हुआ होगा? सबसे पहले भाई आपका स्थलमंडल बना होगा, आपको पता है, उसके बाद वायुमंडल बना होगा, उसके बाद जलमंडल, देन आपके जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। क्यों? क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के लिए भाई ये सब चीज़ चाहिए। तो पहले स्थलमंडल बना, फिर वायुमंडल, देन जलमंडल, ठीक है। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेकंड, ग्रहों के विकास की अवस्थाओं के निम्नलिखित तथ्यों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको ग्रह के विकास के बारे में चरण दे रखे हैं। तो 3 चरण है, तो देखो भाई, पहले क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, पहले पे क्या आएगा, मतलब पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे क्या आएगा। तो पहला जो आपको चरण आपको दे रखा क्वेश्चन के अंदर, कि गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में करोड़ का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद तो पहले पे तो भाई देखो यही आएगा, क्योंकि करोड़ का निर्माण सबसे पहले हुआ है, ठीक है, 3 अवस्था ही है। दूसरे में आपको दे रखा है कि अनेक छोटे ग्रहणुओं के सहवर्धित होने से कुछ बड़े पिंड बने। सहवर्धित मतलब होता है पास पास आना, ठीक है। और तीसरा दे रखा है, गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और तथा ग्रहणुओं का विकास हुआ। देखो, सबसे पहले करोड़ का निर्माण हुआ, उसके बाद एक बादल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जो गैसीय बादल बना है करोड़ के पास, करोड़ एक समझ सकते हो जैसे सन है, इसको करोड़ मान लिया जाता है इस स्थिति में, उसके चारों ओर एक बादल बनता है, ठीक है। उसके बाद बादल का संघनन हो जाता है, तो बहुत छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, ग्रहणु बन जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये सेकेंड अवस्था है एक्चुअल में, ठीक है। तीसरी अवस्था है क्या, जितने भी छोटे छोटे ग्रहणु बने हैं ये पास आ जाते हैं, सहवर्धित हो जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ बड़े पिंड बनते हैं, तो उसको ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट, थर्ड और देन अपना सेकंड आएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट है? ज्वालामुखी उद्गार आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों है, लेकिन जो पीछे मैंने बताया था ना आपको, उस कंटेक्स्ट में आपका ज्वालामुखी उद्गार अप्रत्यक्ष माना गया था। बाकी अगर खनन प्रवेदन की बात करूं, उल्काएं देखूं और ज्वालामुखी उद्गार को देखूं, तो ये तीनों यहाँ पर जो आपके प्रत्यक्ष में आ जाएंगे, ठीक है। आप बुक पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा वहां पर भी। और लेकिन जो उल्काएं हैं ना, ये आपके इनडायरेक्ट सोर्स हो जाती है, यानी अप्रत्यक्ष स्रोत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि जो उल्काएं होती है ना, वो भी उसी पदार्थ से बनी होती है जिससे पृथ्वी बनी है। तो अगर हम उल्काओं के बारे में जान लेते हैं, तो हमें पृथ्वी के गर्भ के यानी पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में भी जानकारी हमें अच्छे से मिल जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये प्लेट दे रखी है, उनकी स्थिति दे रखी है, तो क्वेश्चन सारे ऐसे ही आते हैं। पहली प्लेट है फ्यूजी, तो उसकी स्थिति क्या है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। आगे देखो, कैरोलिन प्लेट की बात करूं तो ये फिलिपिन और इंडियन प्लेट के बीच देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। फ्यूजी भी सही है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में देखने को मिलती है अपने को।
और फिलीपीन की बात करूँ तो ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में देखने को मिलती है। बिल्कुल सही हमने पीछे देखा, एक ये ऑप्शन गलत था पीछे, है ना। और नजका प्लेट की बात करूँ तो मध्यवर्ती अमेरिका, पीछे देखा था। ये दक्षिण अमेरिका आना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना भाई। बल्कि नजका प्लेट कहाँ देखने को मिलती है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, सेकंड सेट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसकी पहचान कीजिए। तो आपको भाई भौतिक अपक्षय के बारे में बताना है। पीछे क्वेश्चन जो आया था वो रासायनिक अपक्षय के बारे में आया था। तो मे भी अब क्वेश्चन तुम्हारा जैविक अपक्षय के बारे में आ जाए, ध्यान रखना है। बाकी बहुत चांस है भौतिक अपक्षय के बारे में आएगा, तो रासायनिक अपक्षय के बारे में क्वेश्चन आएगा, कराएगा तो। तो ये प्रक्रियाएं जो हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन, शुष्कन मतलब सूखना, आर्द्रन मतलब कि नमी आ जाना, इन चक्रों से नियंत्रित और जल का दबाव और पर निर्भर करता है, यानी भौतिक अपक्षय। सेकंड जो चरण हमको दे रखा, कथन दे रखा है कि इन क्रियाओं के लिए ऊष्मा के साथ जल और वायु की विद्यमानता आवश्यक है, यानी विद्यमान होना जरूरी है, ये बोलता है क्वेश्चन। और ये प्रक्रिया लघु और मंद होती है, मतलब बहुत छोटी हो और बहुत कम होती है। और इन प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण और दबाव के निर्मुक्त होने का कारण होता है। मतलब जो ये प्रक्रियाएं दे रखी है ना भौतिक पक्ष वाली, तो बोला गया है कि इसमें अधिकांश तापीय विस्तारण होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। और दबाव के निर्मुक्त होने के कारण जो है हमें भौतिक अपक्ष देखने को मिलता है। जितने दबाव था दबाव हट गया, निर्मुक्त हो गया, उसके कारण हमें जो भौतिक अपक्ष देखने को मिलता है। तो देखो भाई, तो यहाँ पर आपका पहला बिल्कुल सही है यहाँ पर, और आपका तीसरा भी सही है, और जो चौथा है यहाँ पर आपका भाई, ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा दबाव हट रहा है, तो भी आपका जो भौतिक अपक्षय होता है। मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है तुमको। लेकिन जो सेकंड है भाई, ऊष्मा के साथ जल और वायु का विद्यमान होना जरूरी है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है। ये रासायनिक अपक्षय के लिए जरूरी है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे चले, छठे क्वेश्चन की बात करूं, सैलो के मलबे के परिवहन को डैश कहते हैं, ठीक है भाई। ये वर्ड इसको छोड़ो आप। जो सैलो का मलबा जब उस टूटता है, ठीक है, थ्रू अपक्षय, या जिसको इंग्लिश में वेदरिंग बोलते हैं, फिर उसका परिवहन हो जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है? इसको बोलते हैं अपर्दन, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, जलोढ़ पंख का निर्माण होता है कैसे? प्रवाहित जल के अपर्दन द्वारा, भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा, प्रवाहित जल के निक्षेपण द्वारा, और भूमिगत जल के निक्षेपण द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? प्रवाहित जल जो है उसके निक्षेपण द्वारा होता है। तो जल जो बहता हुआ है, जब वो जो अपने साथ भाग के लेके आ रहा है सामग्री को, उसको जब निक्षेपण कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, तो उसी से क्या बनते हैं? जलोढ़ पंख बनते हैं। अब आगे देखो, दिए गए विवरण से ज्वार के प्रकार की पहचान कीजिए, ठीक है। तो ये आपको विवरण दे रखा है, आपको बताना है किस ज्वार की बात हो। तो इस समय जो है चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। जो पीछे हमने पढ़ा वो तीनों एक ही लाइन में होते हैं, तो वृत्त ज्वार आता है। लेकिन इस समय जो चंद्रमा है और जो सूर्य है वो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। मतलब कि अगर मान लो ये पृथ्वी है, ये सूरज है, और यहाँ पर आपका क्या है? चंद्रमा है। तो लगभग क्या है? समकोण की स्थिति यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। लाइन टेढ़ी होगी, बाकी सीधी बनाओ यार, ठीक है। ये समकोण पर होते हैं। तो इसमें ऐसे केस में पता है क्या आता है? नीप टाइड आता है, हिंदी में बोलो तो निम्न ज्वार आता है, ठीक है। पढ़ने की जरूरत भी नहीं है तुमको। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? बताए, बच्चे वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि त्रिपुरा की राजधानी तो अगरतला होती है, ठीक है। आगे बात करूं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी पूछा है आपसे, तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा अपना? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। जो आप देख रहे हैं ना, 25 के ऊपर मिनट बोलते हैं, तो पूर्व हो जाएगा। और कुछ विद्यार्थी भ्रमण के लिए जो है वे राक्षस ताल जाते हैं, तो आपको बताना है वो कौन सी नदी प्रवाहित होती दिखाई देगी उनको वहां पर। तो सतलुज नदी जो है उनको वहां से निकलती हुई दिखाई देगी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के सही नदी तंत्र का चयन करना है आपको। कि भाई जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है भाई कौन सा नदी तंत्र है यहाँ पर सही, जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के में आता है? तो गंगा तो यार हिमालय अपवाह तंत्र है ना। सिंधु भी हिमालय में आता है लगभग, लगभग क्या पूरे तापी और दक्षिण गंगा जो ये है। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो मुझे कमेंट में बताओगे। और दक्षिण भारत की नदी यानी प्रायद्वीपीय नदी है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए पहला और दूसरा जो ऑप्शन मेरे को करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना पहला और दूसरा किस में देखने को मिल रहा है? बी में देखने को मिल रहा है। आगे चले, कथन कारण, प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। कारण,
यह क्षेत्र जो है भूमध्य रेखा के निकट और यहाँ समुद्र का समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बिल्कुल दोनों ही सही है, ध्यान रखना है आपको, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। यानी दोनों कथन सही है भाई। प्रायद्वीपीय भारत में क्या होता है, कोई निश्चित आपको ठंड देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, मतलब सर्दी इतनी नहीं पड़ती है, ठीक है। और यहाँ जो ये जो क्षेत्र आता है आपका प्रायद्वीपीय भारत वाला, ये भूमध्य रेखा के पास पड़ता है, और समुद्र का यहाँ पर समकारी प्रभाव रहता है। कैसे रहता है, क्योंकि यहाँ पर स्थल समीर समुद्र समीर चलती हैं। आगे बात करें 14th क्वेश्चन की, तो कथन दे रखा है कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। और जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, ये मैंने वीडियो में भी कवर करा अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसमें जो पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां होती है ना कांटेदार वनों में, वो बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, पलास, ये सभी होती हैं। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन व्याख्या से अपना कोई रिलेशन यहाँ पर है नहीं भाई। रिलेशन तो जब होता ना कि मतलब कि कांटेदार वन जो है यहाँ पर ही क्यों पाए जाते हैं, अगर इसका आंसर मिलता तो रीजन भी सही होता, बाकी मतलब रीजन एक्सप्लेन कर रहा होता। बाकी कथन दोनों सही है। ये पेड़ों की प्रजाति हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, और उष्णकटिबंधीय वन जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर अपना, ठीक है। आगे चले, ये लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण दे रखा है, वहाँ पे हमने क्षैतिज वितरण पढ़ा। तो यहाँ पर बताना है, देखो 15वां जो क्वेश्चन है, हेलोक्लाइन क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो आपको हेलोक्लाइन क्षेत्र के बारे में बताना है, ये लवणता से जुड़ा है, ध्यान रखना। तो गहराई के साथ लवणता में लगातार वृद्धि होती है, गहराई के साथ लवणता में कमी आती है, गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन ना आना, और गहराई के साथ लवणता में तीव्र तीव्र वृद्धि। तो हेलोक्लाइन क्षेत्र की विशेषता कौन सी हो जाएगी इसमें, तो डी हो जाएगी। जैसे जैसे आप गहराई में नीचे जाओगे, है ना, तो बहुत आपको तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जब जैसे और नीचे जाओगे तो एकदम तेजी से आपको जो है लवणता में वृद्धि होती हुई दिखेगी। ऐसा ही डायग्राम जो आपकी बुक में आपको दे रखा है, ध्यान रखना जब चैप्टर आप पढ़ोगे, ठीक है, ऐसा डायग्राम दे रखा है। और आगे चले, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महासागर की किस परत में लवणता स्थिर रहती है। स्थिर मतलब कि घटती बढ़ती नहीं है। तो जबकि गहरे क्षेत्र होते हैं वहां पर आपकी लवणता स्थिर रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। और जब बात आती है कि भाई महासागर की कौन सी परत कम लवणता वाली होती है, तो सतही क्षेत्र होती है। गहरे क्षेत्र में तो स्थिर रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है, लेकिन जो आपका सतही क्षेत्र होता है ना, वहाँ वो जो परत होती है लवणता की, वो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, कम लवणता वाली होती है। यहाँ पर जो अभी हमने एमसीक्यू देख लिए हैं, लगभग सभी चैप्टर से देखे हैं। तो अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपको एक आइडिया लग गया होगा भाई क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे आता है आपको। अगर टॉपिक पढ़ने भी है तो कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जहाँ से आपके एमसीक्यू बने। बाकी कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।